दोस्तों काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो हर साल लाखों की संख्या में कनाडा स्टडी करने के लिए आते हैं। जो हायर स्टडीज़ होती है, डिप्लोमा होते हैं, मास्टर्स डिग्रीज होती है, उसके लिए स्टूडेंट्स कनाडा स्टडी करने के लिए आते हैं। तो कनाडा में स्टडी करने के ऐसे कौन कौन से टॉप बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। काफ़ी सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपनी कनाडा प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कनाडा आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर आना है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उनके बारे में वो अपनी जो प्रोफाइल है वो मेरे साथ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं सब लोगों को तो मैं गाइड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं नॉमिनल चार्जेस लेकर ये काम कर सकता हूँ। तो अगर आप भी अपनी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज रियल कैनेडियन लाइफ और मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगा और चार्जेस क्या है वो भी मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट कनाडा में स्टडी करने का होता है वो होता है ईजी वे टू गेट PR। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं उनका मोटिव ही कनाडा में सेटल हो जाना होता है। तो कनाडा में स्टडी करने का बेनिफिट ये होता है कि स्टडी करने के बाद आपको डायरेक्टली वर्क परमिट मिलती है। तो आप अपनी जो भी एजुकेशन होती है, स्टडीज़ होती है, उसके बेसिस के ऊपर आप अपने फील्ड की जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और उसके बाद में आप कैनेडियन PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली अगर कनाडा में आप 1 साल का स्टडी करने के लिए आते हैं तो आपको 1 साल की और एक वर्क परमिट मिलती है, यानी 1+1 2 साल आप कनाडा में रह सकते हैं। और आप 2 साल का स्टडी करने के लिए आते हैं तो आपको 2 के बाद 3 साल की वर्क परमिट, यानी कि आप कनाडा में टोटल 5 ईयर्स स्पेंड कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये है कि ये वर्क परमिट के ऊपर जब आप होते हैं तो उस टाइम पर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग वर्क परमिट पे होते हैं उनके लिए PR मिलना काफ़ी ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट PR फ्रॉम एनी अदर कंट्री। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कनाडा का यूनिवर्सिटी का एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है। उसके अलावा जो भी वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो कनाडा की होती है। उसके अलावा आपको हायर स्टडीज़ के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, कोई और फील्ड में आपको जाना है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं वो कनाडा स्टडी करने के लिए आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की ट्यूशन फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। अगर आप कंपेयर करोगे कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा UK, US आपको जाना है तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और अगर आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की फ़ीस कंपेयर करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ 1 सेमेस्टर या फिर 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे कर देते हैं, बाकी की जो फ़ीस है वो स्टडी के साथ काम करके भी निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंस की ओर से थोड़ा लोअर साइड से आते हैं या फिर लोन के ऊपर फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है कि आप स्टडी के टाइम पर पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी फुल टाइम स्टडी जब चल रही होती है उस टाइम पर आप 20 आवर्स पर वीक के लिए काम कर सकते हो। और जब आपका वेकेशन होता है तब आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो। जनरली कनाडा में सेमेस्टर होता है वो 4 महीने का होता है और उसके बाद 2 महीने का वेकेशन आता है। तो टोटल आप ये हिसाब लगा लो कि जो 1 साल होता है उसके अंदर 4 महीने आपके पास फुल टाइम जॉब करने के लिए होते हैं, कि जिसके अंदर आप एज ए स्टूडेंट होते हुए भी 40 आवर्स या मोर देन 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हो। तो मैं काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह को जानता हूँ जो वेकेशन के टाइम पे फुल टाइम जॉब्स कर लेते हैं, उसके अलावा 2-3 जॉब्स कर लेते हैं। तो वो अपने जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस का जो आधा या फिर जो पूरा खर्चा होता है वो पूरा का पूरा वो पार्ट टाइम जॉब्स करके निकाल लेते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कनाडा में जो भी यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा जो कॉलेजेस होती है वो आपको हाई रेंज ऑफ स्टडीज़ प्रोवाइड करती है। अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 साल का जो स्टडी परमिट होता है वो भी आपको दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा होता है, PG डिप्लोमा होता है, मास्टर्स डिग्री है, PhD है। ऐसे काफ़ी सारे स्टडी के ऑप्शंस आपको कनाडा में अवेलेबल होते हैं और उनका जो भी स्टडी मोड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसमें आपको कुछ आवर्स होते हैं वो इन क्लासरूम आपको स्पेंड करने होते हैं, कुछ है वो आप विदाउट क्लासरूम भी आप अटेंड कर सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको कैनेडियन स्टडी करने के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो कनाडा स्टडी करने के लिए आते हैं। और जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लग रहा है
वो ये है कि अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो इनिशियली आपको स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। जब आप स्टडी करते हो फुल टाइम, उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हो, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे प्रीफर नहीं करते पार्ट टाइम जॉब्स करना, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो लोग वहाँ पर इंडिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब आप इतना सारा वर्क करोगे, स्टडी, जॉब्स, अपना खुद का जो घर है वो सब मैनेज करोगे, तो आप में काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये बात है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके भी बेनिफिट्स होते हैं। एज अ स्टूडेंट आप जब स्टडी करते हो तो आपके साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके साथ आपका अच्छा खासा फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, आपके ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं और जो रेफरेंसेस वगैरह होते हैं वो कनाडा में जो जॉब्स होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो जब आप स्टडी करते हो उस टाइम पर आपका ग्रुप होता है, आपके रेफरेंसेस बन जाते हैं, उसके साथ साथ आपकी ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब्स भी लग जाती है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानने को मिलेगा आपकी अपनी फील्ड जॉब्स के बारे में। तो जब आप स्टडी ख़त्म कर लोगे 2 साल की या 3 साल की, तो उसके बाद जब आप अपनी एक्चुअल फील्ड जॉब्स के लिए जाओगे तब तक आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा जो आपको जॉब्स के लिए ज़रूरी होता है। कनाडा में जो स्टडी होती है वो थियोरेटिकली कम और प्रैक्टिकली ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि कनाडा में जो लोग हैं वो काफ़ी कम है, तो जो भी लोग हैं उनको ज़्यादा स्किल्ड बनाना पड़ेगा। उसकी वजह से एम्प्लॉयर्स हो गए वो एम्प्लॉय के पास से ज़्यादा काम ले सकते हैं, उनकी स्किल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कम बंदों में भी अपना जो काम है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो ले सकते हैं। उसकी वजह से कनाडा में प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स 2 साल की या 3 साल की स्टडी खत्म कर लेते हैं उनके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा साउंड होते हैं प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो कैनेडियन स्टडीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। और कनाडा स्टडी करने के लिए आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। तो स्कॉलरशिप्स है वो आपका जो भी एजुकेशन, आपका जो ट्यूशन फीस का खर्चा होता है वो कवर कर लेते हैं। और उसके अलावा कुछ लोगों को जो हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं उनको जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो भी बेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो कुछ सर्टेन अमाउंट है वो लोगों को एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो स्कॉलरशिप है उसमें से प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप वेरी हाई स्टडी के लिए आते हो लाइक पीएचडी है या रिसर्च के लिए आते हो तब उस टाइम पर आपको इसका जो एडवांटेज है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो स्कॉलरशिप के बेस आते हैं, तो उनकी जो ट्यूशन फीस वगैरह होती है वो भी कम पे करनी पड़ती है, बहुत कम पे करनी पड़ती है। और जो हाई स्टडी करने के बाद हाई स्किल्ड जॉब्स का जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर कनाडा स्टडी करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज मुझे लग रहा है कि अगर आप कंपेयर करोगे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, उसके साथ इन जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है उसके साथ, तो कनाडा में जो भी एनवायरनमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़। तो जो स्टूडेंट्स एज अ इंटरनेशनल स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो उनमें जो कनाडा है वो टॉप प्रायोरिटी के अंदर आता है। और कनाडा का जो वर्कफोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा साउंड होता है। जो भी टेक्निकल स्किल्स है लाइक आईटी है, इंजीनियरिंग है, माइनिंग्स है, ऐसी काफ़ी सारी जॉब्स के लिए कनाडा काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो वो फील्ड की स्टडी करने के लिए लोग कनाडा आते हैं और उसके बाद सेटल भी हो जाते हैं। उसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है जिसमें कि डॉक्टर्स है, नर्सिस है, फार्मासिस्ट है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन उनके लिए एंट्री बैरियर थोड़ा हाई कर दिया गया है। तो उसकी वजह से जो स्कोप्स है वो थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप वो एंट्री बैरियर पार कर लेते हो, आप लाइसेंस वगैरह एक्वायर कर लेते हो, तो कनाडा में जो आपको स्टडी करने के बाद के जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं एज अ सेटलमेंट या पीआर होने के बाद अच्छी खासी हाई पेइंग वाली जॉब, वो बेनिफिट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने सारे बेनिफिट्स आपको बताए, इनमें से आपको कौन सा बेनिफिट अच्छा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना आप पसंद करोगे तो वो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।